सुंबल ने बात बात पर ताने देने शुरू कर दिए हैं, बल्कि देने शुरू क्या किए हैं, शुरू से ही उसकी यही आदत है। लेकिन अब मज़ीद उसको परेशान कर रही है। तबरेज़ कुर कहती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सारा कुछ मेरा ही है। यानी कि तुम्हारी बीवी, सॉरी बीवी नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने जितना पैसा बटोरा है सारा मेरे से ही बटोरा है, और मैंने ही उन्हें दिया है, और मैंने इस चीज़ की बारीक कीमत अदा की है। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। तबरेज़ को काफ़ी ज़्यादा इस बात का दुःख है। तबरेज़ सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं कर सकता है, और वो सिर्फ़ रोता ही जा रहा है। उसका बाप उसको काफ़ी तसल्ली देगा और कहेगा कि तुम परेशान मत हो। लेकिन जैसे ही उर्फ़ी मिलने के लिए आ जाता है दुर्योधन को, और वहाँ पर आकर उस पर सारी हकीकत खुल जाती है, क्योंकि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन, वो सुंबल जो है वो खुद ब खुद इस चीज़ का इज़हार कर देगी कि उसने ही ये सब कुछ किया है। और वैसे भी इरफ़ान जानता है कि ये सारा कुछ यही कर सकती है, और ये सारी एक प्लानिंग थी, सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। उसको सारी बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और उसको संभल पर काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि आखिर आप भी तो एक औरत हैं, और कैसे आप एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं। कल को इससे बदतर आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपने उसके साथ सही नहीं किया। आप कभी दुर्योधन को समझी ही नहीं। वो तो दुनिया में एक सबसे अनोखी चीज़ है, यानी कि इतनी अच्छी लड़की है, लेकिन आपने उसकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है, आपने जो कुछ उसके साथ किया है, और इस बात के लिए आपको कोई भी माफ़ नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करने वाला है। इस पर सुंबल को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है, और उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी ज़ुबान खुल जाएगी। इस पर वो कहता है कि आपकी ज़ुबान तो पहले की इतनी खुली हुई है, आखिर मैं आपसे क्या बात करूँ? मैं आपसे कोई बात करना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा। इरफान को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ अब, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। दूसरी तरफ तबरेज़ को इस कदर गुस्सा है अपनी माँ के ऊपर, वो कहता है कि मैं अपनी माँ से कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और सिर्फ पैसे की लालच में आके, और वो लालच उन्होंने मेरे अंदर भी इस कदर भर दिया हुआ है कि जिसकी वजह से मुझे आज कुछ भी नहीं मैं कर सकता, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल आज अकेला हूँ। ये सारा कुछ हमारी माँ की वजह से है, क्योंकि हमारे दिल में हमारी माँ ने इस कदर लालच पर रखा है कि हमें पैसे के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आते। हमें वो रिश्ते भी समझ नहीं आते जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब हैं। आगे से उसका बाप कहता है कि जो हुआ मुझे समझ आ गई है, लेकिन अब तुम चुप कर जाओ, मैं खुद इस बात का हिसाब लूँगा। अब घर जाकर मैं इसका वो हाल करूँगा। इसने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा काम कर दिया, आखिर कैसे ये अपने बेटे का घर ऐसे बर्बाद कर सकती है? इसका दिल नहीं काँपा ये हरकतें करते हुए? आखिर कैसे ये इतना बड़ा कदम उठा सकती थी? इसको शर्म आनी चाहिए थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, सबसे ज़्यादा सुंबल से ज़्यादा अफ़सोस मुझे इस औरत पर है कि आखिर कैसे पैसे की लालच में आकर इसने ये सब कुछ किया है। मैं इसको कभी भी इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकता हूँ। इस पर तबरेज़ कहता है कि अब जो तो होना था वो तो हो चुका है, इसलिए अब ज़्यादा बात करने का फ़ायदा ही नहीं। बेहतर यही है कि आप भी घर जाइए और आराम कीजिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया। ज़िंदगी तो दुर्योधन की तबाह हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं दुर्योधन का सामना कैसे करूँ? क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए, इसलिए मुझे उसका सामना भी नहीं करना है। आगे से आप देखेंगे कि तबरेज़ का बाप उसको कहता है कि तुम्हें इस तरह से चुप नहीं रहना, वरना तुम्हारा अपना नुकसान हो सकता है। तुम्हें बार-बार मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज अगर इसने इतना बड़ा कदम उठाया है, कल वो तुम्हारे साथ वो कुछ भी कर सकती है। फिर इसकी हालत के ज़िम्मेदार तुम खुद ही होगे। इंसान ने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया है, ये कभी मत भूले कि मैं इसको माफ़ कर दूँगी, बल्कि मैं इस बात का बदला लेकर ही रहूँगी। ये इसकी भूल है कि मैं दोबारा से उसके साथ वैसे ही हो जाऊँगी जैसी इस पहले पर थी। उसका बाप सुंबल का कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं पूरा बदला लूँगा, और मैं तुम्हें बताऊँगा कि अब इस लड़के का क्या करना है। आगे से सुंबल कहती है कि हाँ, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं किसी हाल में इसको माफ़ नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूँगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है, और सुंबल की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है, और उसकी तबीयत देख कर उसके बाप को और ज़्यादा
زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور زیادہ بدلہ لینے کا سوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اس تبریز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا بڑا فراڈ آخر وہ ہمارے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ، اس لیے وہ اپنے ذہن بنا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے گا، کیونکہ اس نے اس کی بیٹی کو رلایا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس تبریز کے گھر میں جیسے ہی آتا ہے تو بالکل رونا پٹی سی پڑی ہوتی ہے اور سب گھر والے کافی اداس ہوتے ہیں، لیکن تبریز کا باپ جو ہے وہ تبریز کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اور تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا۔ میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھنا بالکل بھی گوارا نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی تمہارے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ لڑکی بالکل تمہارا جینا محال کر کے رکھ دیتی اگر مزید تم اس کے ساتھ رہتے۔ آگے سے تبریز کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی بہت ضدی اور گھمنڈی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے سارے خواب اس کے ساتھ ہی جڑے تھے۔ چاہے جو مرضی ہو جاتا میں اس سے ایک ساتھ جدا نہ ہوتا، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو اور اپنی فیملی یعنی دور کو دیکھو، اس کا کیا کرنا ہے اس پر دھیان دو۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کو وہ برداشت کر سکے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آخر کیسے اپنے سارے خواب توڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور کیسے زندہ رہ سکتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں اس کو بڑے دلاسے شلاسے دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تم پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم بہانہ کر دو کہ وہ میں نے جو شادی کی تھی وہ بس دباؤ میں آ کے کر لی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کہتی ہو تو ابھی اور اسی وقت میں اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں دریودھن کو پتہ چلتی ہے تو دریودھن کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر اس کی ساس اس کے پیچھے کیا رنگ لگا رہی ہے، یعنی کہ کیا حال کر رہی ہے اور کس طرح سے دماغ بھر رہی ہے تبریز کا۔ لیکن تبریز ایسا بالکل بھی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی دریودھن کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ دریودھن کو کہتا ہے کہ تم نے تو یہی چاہا ہوگا کہ میں واپس آ جاؤں اور سارا کچھ ایسا ہی ہو جائے۔ آگے سے وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ تو ہر کوئی عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس رہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے خواب جو ہیں وہ کبھی پورے نہ ہوں۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو آج تم نے جو دعا مانگی وہی ہو کر رہا، میرے سارے خواب سارا کچھ ٹوٹ چکا ہے، میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں، اب تو تم خوش ہو۔ اس پر دریودھن کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جوہی کو اپنے کیے کا کوئی بھی افسوس نہیں ہے اور وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ وہ لڑکی ہے ہی اسی قابل تھی، کیونکہ وہ تو اپنے گھر میں چلی گئی ہے اور بڑے رام سکون سے رہ رہی ہے، اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، چاہے کوئی جیے یا مرے اس کو کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس لیے وہ صاف صاف کہتی ہے کہ مجھے تو اپنے معاملات سے سارے دور ہی رکھو، میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے تو ویسے ہی بہت زیادہ ٹینشن ہے اور آپ لوگوں نے آ کے مزید میرے دماغ خراب کر دیے ہیں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں ادھر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔